हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आप जिस चीज़ की डिमांड कर रहे थे वो लेके मैं हाजिर हो चुका हूँ। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। ये पार्ट 1 है बेटा, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 जरूर आएगा, जरूर देखना। ये छाट छाट के लाया गया क्वेश्चन है चारों बुक के मिलाकर, तो वीडियो को जरूर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत मेहनत लगती है बेटा। एक लाइक तो बनता है, एक अच्छा सा कॉमेंट जरूर कर देना नीचे। बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फ्रांस में मौर्यों की प्रतिमा का क्या महत्व है। देखो, जैसे हमारे भारत माता की प्रतिमा है ना, तो ये जो मौर्यों की प्रतिमा है देश की क्या बताती थी, एकता का प्रतीक होती थी, कि देशभक्ति की भावना व्यक्त करती थी। तो ये देखो बेटा, ये मौर्यों है ना, ये उनके प्रतीक है। तो फ्रांस में मौर्यों प्रतिमा के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। पहला बिंदु क्या है, मौर्यों प्रतिमा फ्रांसीसी गणराज्य का एक प्रतीक चिन्ह थी, ठीक है, एक प्रतीक चिन्ह थी। उसके बाद स्वतंत्रता व गणतंत्र विषयक उसकी विशेषताओं को लाल टोपी, तिरंगा और कलगी से प्रदर्शित किया गया है। ये देख सकते हैं आप। मौर्यों की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे तादाद में, मतलब लोग उससे अपना अपने अपने जो मन की भावना को एक साथ व्यक्त कर पाएँ, ठीक है। मौर्यों की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित भी की गई, ठीक है। इन सब का मतलब ये था कि लोगों में एकता बनी रहे, राष्ट्र भावना जागृत कर सके, ये उनका मेन उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। दो देशों को ध्यान केंद्रित करते हुए अपना आंसर देना है। सो देखो, पहला है इटली। इटली में क्या हुआ, सार्डिनिया, पिडमोंट और उनके विभिन्न भागों जैसे ऑस्ट्रिया आदि के शासकों के साथ हुए अनेक युद्धों के बाद उभरा, लेकिन यह केवल कूटनीतिक कौशल से संभव हो सका। दूसरी ओर ब्रिटेन के खून खराबों का कोई इतिहास नहीं है। वहाँ एक जातीय समूह अंग्रेजों ने अन्य जातीय समूह पर अपना दबदबा स्थापित किया और एक नया ब्रितानी राष्ट्र बनाया और आंग्ल संस्कृति, अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार किया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, झंडा और राष्ट्रगान को एक खूब बढ़ावा दिया गया। देखो, अंग्रेज भारत में आके राज करके गए, अंग्रेज चले गए, लेकिन हम उनका जो चाहते थे वो करके गए। हमारे पर यही है कि अगर कोई व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आता तो ये मानना चाहता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, और वो यही सोचते थे। देखो, अंग्रेजों ने पुलिस स्टेशन बनाया, अंग्रेजों ने जिस शिक्षा पद्धति को चलाया वो ही आज भी चली आ रही है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम वैसे तो आज़ाद हो गए, लेकिन मन से अभी भी गुलाम है उनके, है ना। हम अपनी संस्कृति को भूलकर उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है बेटा। कह रहे हैं, वर्ष 1929 की आर्थिक मंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े 3 प्रभावों को बताइए। जो आर्थिक मंदी आई थी ना भारत पर, उसके क्या 3 प्रभाव पड़े थे वो बताना है आपको। तो पहला प्रभाव पड़ा था 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। पहला प्रभाव तो ये पड़ा। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें गिरने लगी थी, ठीक है। पहला प्रभाव ये पड़ा। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और कलाकारों को अधिक नुकसान हुआ। सबसे बुरी मार उन किसानों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे, जो विदेशों के लिए उपज पैदा करते थे। किसान पहले से ज़्यादा कर्ज में डूब गए थे। ये प्रभाव सबसे पड़ा, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दो, ठीक है। इतिहास से आपको 2 उदाहरण देने। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, अगर मैं बात करूँ तो इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जो यह प्रकट करते हैं कि किस प्रकार तकनीक ने खाद्य उपलब्धता को प्रभावित किया। जैसे रेफ्रिजरेटर जहाज़ों के आविष्कार ने मांस के व्यापार को आरंभ कराया, ठीक है। ये जो जहाज़ होते हैं ना, इसके अंदर फ्रिज लगे हुए होते थे और इसमें मांस का व्यापार खूब बढ़ा, क्योंकि सड़ता नहीं था और सड़ने गलने वाले पदार्थ जैसे सस्ते हो गए, मांस के दाम भी गिर गए और तीव्र रेल यातायात और जहाज़ों ने अधिक माल को तेजी से खेतों से दूर बाजार तक पहुंचाया और उनके दाम भी गिर गए, ठीक है। ये प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है, गृह मिटिया श्रमिकों को विश्व के किन देशों में भेजा जाता
था, इनकी प्रमुख समस्याएं क्या थी। ये जो दो लोग देख रहे हैं ना आप, ये क्या है, गिरमिटिया लोग हैं। गिरमिटिया लोग क्या होता था, ये ऐसे मजदूर होते थे गिरमिटिया। श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप, अफ्रीका में ना कैरिबियाई द्वीप, मुख्यतः त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी में भेजा गया। तमिल आप्रवासी सिलोन और मलया जाकर कार्य करते थे। गिरमिटिया श्रमिकों की मुख्य समस्या क्या थी बेटा, नई जगह की जीवन और कार्य स्थिति कठोर होती थी। बेटा तुम ही सोच लो, अगर तुम अभी जहाँ पर रहते हो, अगर तुम्हें कोई आसपास काम कर रहे हो तो कर भी लोगे, लेकिन तुम्हें अगर कहीं यहाँ से उठाकर किसी विदेश में जाना पड़े और काम करना पड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो वही उनके साथ भी होता था। श्रमिकों के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं थे, एजेंटों का अत्याचार अधिक होता था और गिरमिटिया श्रमिकों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती थी। ये उनके प्रमुख समस्याएं थी। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे। ठीक है, मशीनों के अलावा हाथ से काम करने वाले लोगों को प्राथमिकता देते, क्योंकि मशीनें महंगी होती थी, अप्रभावी होती थी, मरम्मत में कठिन और बड़ा पूंजी निवेश मांगती थी। अब तुम सोचो, तुम हाथ से सिलाई करने वाला 10 रुपये लेता है, और वही तुम मशीन से करोगे, मशीन खरीदना पड़ेगा, उस पर अगर थोड़ा खराबी हो जाए और पैसे लगाओ, तो इस वजह से वो करते थे। मजदूर आसानी से और सस्ती दरों पर उपलब्ध होते थे। बाजार में तरह तरह के डिज़ाइन, रंग, खाद्य, खास लंबाई की मांग रहती थी, जिसे मशीनों से पूरा नहीं किया जा सकता था। इसको केवल हाथ से बने कपड़े द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। इसके लिए मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं बेटा, पूर्व औद्योगिकरण का आप क्या समझते हैं। 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो वह समय जब यूरोप और इंग्लैंड बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए माल का उत्पादन करते थे। पूर्व औद्योगिक काल के औद्योगिक बाजार हेतु हाथों से निर्मित उत्पाद बनाए जाते थे। इस समय व्यापारियों का ध्यान गांवों की ओर केंद्रित होता था और अधिकाधिक उत्पाद गांवों में ही होता था। ठीक है, मतलब ब्रिटेन और इंग्लैंड में ज़्यादा सामान बनते थे, और ये जो सामान बनते थे वो गांव को ध्यान में रख के बनाया जाते थे, और ये सामान गांव को ज़्यादा पहुंचाया जाता था। ठीक है, तभी इसका नाम दिया गया है पूर्व औद्योगिकरण। आगे बढ़ते हैं, करें मुद्रण संस्कृति क्या है, इसमें चीन की क्या भूमिका है। ठीक है, देखो, जब हम मुद्रण संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ है छपी हुई सामग्री। इसमें पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, विज्ञापन, डायरियां, पोस्टर, ये सब होते हैं। ठीक है, मुद्रण संस्कृति में चीन की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह लंबे समय तक छपी हुई सामग्री का स्रोत और उत्पादक था। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में ही विकसित हुई थी, इसीलिए चीन का सबसे ज़्यादा महत्व है इनमें। अगला प्रश्न है, मुद्रण क्रांति क्या है। इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, जो फ्रांस की क्रांति थी उस पर मुद्रण क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन है। तो मुद्रण क्रांति वह स्थिति है जिसमें छपाई या मुद्रण तकनीक में आमूल चूल परिवर्तन आ गया। आधुनिक छपाई और मुद्रण इसी का परिणाम है। फ्रांस की क्रांति पर मुद्रण क्रांति का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा, जैसे कि छपाई के कारण विभिन्न चिंतकों जैसे वॉल्टेयर, रूसो के विचारों का प्रचार प्रसार हुआ। जब मशीनें आ गई ना छपाई की, तो अपने जो भी मन की बातें होती थी वो छपाई करके प्रसार करते थे, लोगों तक पहुंचा सकते थे अपनी बातों को। तो ये सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा। उसके बाद छपाई से तार्किकता का प्रचार प्रसार हुआ, जिससे सम्राट के दैवीय अधिकारों को चुनौती मिली। उपयुक्त दशाओं में फ्रांस की क्रांति से जन जन की भावनाएं जुड़ गई और वो सफल हो गई। ठीक है, ये बहुत बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में प्रकाशन के विभिन्न पहलू क्या थे, किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। ठीक है, प्रकाशन के 3 पहलू क्या थे, 3 का वर्णन करना है आपको। देखो, 19वीं शताब्दी ने साक्षरता के मामले में अत्यधिक प्रगति की। साक्षरता मतलब शिक्षा। ऐसी स्थितियों में महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी संख्या में एक नया पाठ्यक्रम विकसित हो गया। इस शताब्दी में प्रेस या छापे खाने की तकनीक में लगातार सुधार हुए और छोटी छोटी इकाइयों में सुधार के कारण छपे हुए पन्ने के रूप रंग पूरी तरह से परिवर्तित हो गए। नंबर 3, इस समय प्रकाशकों ने पुस्तकों को बेचने के लिए नए उपाय बनाए।
ठीक है। उपन्यासों को धारावाहिक रूप देने में छपा गया ताकि पाठकों में अगले अंक में प्रकाशित होने की जिज्ञासा बनी रहे। ठीक है, जो पुस्तकें आती थी उनको धारावाहिक के फॉर्म में बनाया जाता था ताकि जो अगला आए तो उसमें वो लोगों के मन में उत्साहितता बनी रहे। अगला क्वेश्चन है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। देखो बेटे, ये जैव संसाधन जो है ये हांस है, मनुष्य है, जीव जंतु जो भी है वो जैव में आते, पेड़ पौधे। अजैव में क्या हो गया, ये कार हो गया, ये हवाई जहाज हो गया, है ना, ये सोलर पैनल हो गए, हवाई पवन चक्की हो गई, तो ये जैसे कि मेरे हाथ में ये माइक हो गया, ये सब क्या होते हैं, अजैव होते हैं। तो वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और उनमें जीवन पाया जाता है जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत। और अजैव वे सभी निर्जीव वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी हों अजैव संसाधन कहलाते हैं। चट्टान, खनिज पदार्थ, ये सब इनमें आ जाते हैं। भारत में मृदाओं के वर्गीकरण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखो, भारत जो देश है वो भौगोलिक रूप से घिरा हुआ है, मतलब अलग अलग तरीके की जगह है, कहीं पर समतल है, कहीं पर पठार है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर समुद्र है ना। तो ये अलग अलग भौगोलिक स्थिति होने के कारण अलग अलग मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, जिसमें जलोढ़ मिट्टी आती है, काली मिट्टी आती है, लाल और पीली मृदा आती है, लेटेराइट मिट्टी आती है, मरुस्थलीय मृदा आती है और वन मृदा आती है। अगला क्वेश्चन है, संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, नियोजन प्रक्रिया के विभिन्न सोपान बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, संसाधनों का नियोजन वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, जो संसाधन है वो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में है ना। अब इस लिमिट मतलब जैसे कि डीजल पेट्रोल है वो बहुत नियम फिक्स है, उपयोग करते रहोगे, एक टाइम आएगा कि वो खत्म हो जाएंगे। संसाधनों का दीर्घ अवधि तक उपयोग करने के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। विशेष रूप से भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धताएं बहुत अधिक विविधता है, वहाँ देश के संतुलित विकास के लिए प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर संसाधन नियोजन की आवश्यकता और भी अधिक हो जाती है। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसे निम्नलिखित 3 सोपानों में किया जा सकता है। पहला क्या है, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान, फिर आकलन करो और इस कार्य के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्रण और गुणात्मक मात्रात्मक मूल्यांकन किया जाता है। संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल तथा संसाधन ढांचा तैयार करना हो। उसके बाद नंबर 3 पे क्या आ जाएगा, संसाधन विकास से योजनाओं में राष्ट्रीय स्तर से स्थानीय स्तर तक संबंध स्थापित करना। ये 3 चीज़ों करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर कीजिए विलुप्त और संकटग्रस्त प्रजातियों में। ठीक है, विलुप्त तो हो चुकी मतलब जो है ही नहीं, और संकटग्रस्त का मतलब होता है जो थोड़ी बहुत बची हुई है और वो भी विलुप्त होने के कगार पर है। तो ये मेन डिफरेंस होता है विलुप्त और संकटग्रस्त में। वे प्रजातियां जो पूर्णतः समाप्त हो गई हैं अथवा दिखाई नहीं देती विलुप्त प्रजाति कहलाती हैं, और वे प्रजातियां जो अभी समाप्त नहीं हुई है परंतु समाप्त होने के कगार पर पहुंच गई है संकटग्रस्त प्रजातियां कहलाती हैं। इन प्रजातियों को अब पुनः उत्पन्न करना संभव नहीं है और इनको संरक्षण द्वारा बचा के रखा जा सकता है, तो इसकी संभावना होती है। ठीक है, ये होता है मुख्य अंतर। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। देखो, बहुउद्देशीय जैसे ये हमारा क्या है, जैसे ये बांध बनाया गया है, ठीक, इसके लाभ भी हैं और हानि भी हैं। देखो बेटा, क्या होता है, भारत में स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंध उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू गर्व से आधुनिक भारत के तीर्थ कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं से कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, मनोरंजन और नागरिक अर्थव्यवस्था को समन्वित रूप से विकसित किया जा सकता है। ठीक है, अब यही देखो, मैं अगर ये बाढ़ का बताऊं तो इस बाढ़ से क्या होगा, बाढ़ बता रहा हूँ यार, ये बांध जो बनाया गया है इस बांध के लाभ भी और नुकसान भी है। जब ये बांध बना है तो पानी इकट्ठा हुई है, इस पानी से सिंचाई कर सकते हैं खेतों में, इस पानी से नीचे टरबाइन लगाकर विद्युत बना सकते हैं, मत्स्य पालन हो सकता है,
तो ये सब चीज़ें हैं, पर्यटन भी हो सकता है। नुकसान क्या है, जब कोई बांध बनाया जाता है तो उस इलाके को खाली किया जाता है, ठीक है, वहाँ के लोगों को हटाया जाता है, वहाँ जो रहने वाले होते हैं उनको वहाँ से जाना पड़ता है, वहाँ पे अपने सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तो लोगों का भी नुकसान होता है, ठीक है। तो लाभ भी होता है और नुकसान भी होता है, यही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। देखो बेटा, जब बारिश होती है तो वर्षा जल का संग्रहण होता है, तो ये कैसे होता है वो आपको बताने के लिए बोला है। राजस्थान में, तो राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग सभी घरों में पीने के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने की व्यवस्था होती है, क्योंकि वहाँ पर पानी जो है ना बेटा मिलता नहीं है, पानी बहुत नीचे चला गया है, क्योंकि पीने का पानी भी बहुत लिमिटेड है, आपको पता है 1% है ओनली, और इसका भी हम दुरुपयोग करते हैं। यहाँ घरों में भूमिगत टैंक अथवा टांका बनाया जाता है, इसका आकार एक कमरे के बराबर होता है, सामान्यतः यह 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा होता है। इस टैंक को मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है तथा घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जोड़ दिया जाता है, और इस प्रकार छतों से वर्षा का जल टैंक में एकत्रित हो जाता है और यह जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जाता है तथा जल की कमी वाले दिनों में इस जल का उपयोग किया जाता है। ये देख सकते हैं, ये उदाहरण आपको दिख रहा होगा, ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो बेटा, अगर चावल की खेती करनी है तो चावल की खेती में पानी बहुत ज़्यादा लगता है, और पानी नेचुरल तरीके से अगर लेना है तो आपको बरसात के पानी पे ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा, और बाकी जगह जो चावल की खेती होती है वहाँ पर सामान्य देखा जाता है वो भूमिगत पानी का इस्तेमाल करते हैं, और इससे नुकसान बहुत ज़्यादा है। पानी तो मिल जाएगा हमें, लेकिन भूमिगत पानी, पीने का पानी हम खींच के ऊपर लाते हैं और वो फसलों को देते हैं, और पीने का पानी हमारा कम हो रहा है और जो भूमिगत जल स्तर है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देखो, चावल प्रमुख रूप से उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु की उपज है, ये इसकी फसलें के लिए उष्णार्ध जलवायु की आवश्यकता होती है। इस फसल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान, सामान्यतः 100 से 200 सेमी तक की वर्षा की आवश्यकता होती है, ये मेन पॉइंट है। कम वर्षा वाले भागों में सिंचाई द्वारा चावल का उत्पादन किया जाता है, जैसे ही पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर वर्षा कम होती है, परंतु फिर भी चावल की खेती करते हैं, और पानी सिंचाई की जो पूर्ति होती है वो भूमिगत जल द्वारा की जाती है, ठीक है। और पहाड़ी खेत जो होते हैं, जो ढलानों पे होते हैं, वहाँ पर सीढ़ीदार खेती करके धान की खेती उगाई जाती है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप अपने शब्दों में इसको वर्णन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपास की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं बताएं। तो सबसे पहली चीज़ है बेटा तापमान। कपास उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है, इस फसल के लिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। कोहरा एवं पाला कपास की फसल के लिए बहुत हानिकारक होता है, अगर पाला बढ़े और कोहरा हो तो कपास की खेती नहीं हो पाएगी, ठीक है। वर्षा क्या होता है, वर्षा कितनी होनी चाहिए, कपास के पौधों को सामान्यतः वर्षा की आवश्यकता, नमी की आवश्यकता होती है, इसके लिए कम से कम 50 सेमी वर्षा आवश्यकता होती है, परंतु 75 सेमी से अधिक वर्षा हानिकारक है, ठीक है। ये वर्ष तापमान की बात हो गई। अब मिट्टी की बात कर लेते हैं। कपास लावा से निर्मित उपजाऊ गहरी और मध्यम काली मिट्टी में उगाई जाती है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप कपास, ठीक है बेटा। मानवीय श्रम, इसमें किस, कपास की खेती के लिए अधिक संख्या में सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कपास चुनने, स्त्री व बाल श्रमिकों का अधिक उपयोग किया जाता है। कपास होने के बाद ना ऐसे ऐसे चुनना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा लेबर लगते हैं, तो उन लेबर की पूर्ति के लिए बच्चे भी काम कर सकते हैं, यहाँ पर छोटे मोटे स्त्रियाँ भी काम कर सकती हैं, लेकिन किसान जो लगाते हैं वो भी ज़्यादा हाई फाई नहीं होते हैं, तो जो मजदूर उनको मिलने चाहिए वो सस्ते मिलने चाहिए, तभी उनको फ़ायदा होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं बताइए। तो भारतीय कृषि अधिकतर प्रकृति पर निर्भर रहती है। कई किसान ऐसे होते हैं, लगभग किसान गरीब होते हैं, ठीक है, गरीब कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ज़्यादा बचता नहीं है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, ठीक है, मेरे पास भी आधा एकड़ ज़मीन है मेरे पापा के पास, ठीक है,
तो हमने देखा है कि जितना हम खर्च करते हैं ना, फसल जो आती है तो ज़्यादा 1,000-2,000 रुपये भी बचता है मुश्किल से। अब सोचो, अगर 6 महीने तुम एक फसल का वेट कर रहे हो और 6 महीने अगर किसी की आप सैलरी जोड़ लो तो वो ज़्यादा कमा रहा है, और हमारे पास खेती होते हुए भी हम कुछ नहीं कमा पा रहे। जितना उसमें डाला उतना ही मिला, तो फ़ायदा क्या हुआ। और इसी चीज़ को देखते हुए हमारे आसपास ना आजकल शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है। किसान अपने सारे खेत बेच दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको किसानी में कुछ नहीं मिलता। वो किस खेत बेच के पैसा ले ले रहे हैं। हमारी जो खेत है वो थोड़ा नीचे जगह पे है। मैं आपको थोड़ा स्टोरी सुन बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं आसपास देख रहा हूँ कॉलोनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है और लोग अपनी खेत बेच देते हैं, ठीक है, और खेत का बहुत ज़्यादा महंगे महंगे बिकते हैं क्योंकि कॉलोनी बस रही है, लोग खरीद रहे हैं रहने के लिए। तो खेती की ज़मीन यहाँ कम हो रही है और इसका एक मुख्य कारण यही है जो मैंने आपको बोला अभी। तो प्रकृति पर निर्भरता, भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। यही कारण है कि वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चितता भारतीय कृषि पर अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है। देखो, हम प्रकृति में बारिश पर निर्भर करते हैं, कभी बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है, खेती नहीं कर पाते, और कभी इतनी ज़्यादा होती है कि बाढ़ आ जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है। तो ये चीज़ है बेटा। कृषि की निम्न उत्पादकता, भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है, ठीक है। हम एक खेत से जितना पैदावार निकालना चाहिए ना उतना नहीं निकाल पाते, बहुत कम निकलता है बाकी देशों की तुलना में। खाद्य फसलों की प्रमुखता, भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रहती है क्योंकि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है। बाकी देशों में अन्य टाइप की खेती भी की जाती है, सिर्फ खाने पीने की नहीं, और चीज़ों की भी। लेकिन हमारे देश में ज़्यादातर खेती ऐसी होती है जो खाने पीने के लिए होती है, जैसे कि चावल, गेहूँ, मक्का, जो है ना, अनाज की खेती, और फिर सब्जियों की खेती ज़्यादा होती है। लेकिन बाकी देशों में इसके अलावा भी और खेती की जाती है क्योंकि भारत 100 करोड़ से भी ज़्यादा, 140 करोड़ हो चुका है अब, है ना। तो इनके पेट भरने के लिए तो चाहिए, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खनिज क्या है। देख रहे हो बेटा, खनिज क्या है। खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाया जाता है, जिनमें कठोर हीरा, कोमल चूना सम्मिलित होता है। किसी विशेष खनिज का निर्माण उस समय ही की भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों के अनुरूप होता है। कोई खनिज हीरा है, कोई खनिज कोयला है ना, कोई खनिज ग्रेफाइट है, तो वो उसकी रासायनिक और भौगोलिक परिस्थिति पर निर्भर करता है कि खनिज कैसा रूप लेगा, कैसा होगा। अगला प्रश्न है, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण दबाव एवं ताप वृद्धि का परिणाम होता है। ताप और दाब एवं गैसीय प्रभाव से चट्टानों में विद्यमान खनिज तत्व जब तरल या गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तो ये दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर आ जाते हैं, ठीक है। जो दरारें होती है ना, वो दरारों से होता हुआ भूपृष्ठ पे आ जाता है और ऊपर आकर ठंडे होकर जम जाते हैं। अतः आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह में मिल जाते हैं। इसमें जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा आदि खनिज इसी तरह शिराओं व जमावों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलता है, जस्ता मिलता है, तांबा, जिंक, सीसा, ये सब मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस और बायोगैस में क्या अंतर है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। प्राकृतिक गैस के भंडार भूगर्भ में पाए जाते हैं और बायोगैस भूपृष्ठ पर मानव द्वारा बनाए जाते हैं, मानव निर्मित। यह पेट्रोलियम के साथ भी मिलती है और स्वतंत्र भंडारों के रूप में पाई जाती है प्राकृतिक गैस। और बायोगैस ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग घरेलू कार्यों में किया जाता है, जो झाड़ू, जंगाड़, कृषि के अवशिष्ट, जीव जंतुओं, गोबर और मानव मलमूत्र से तैयार की जाती है। क्या बायोगैस, इसे एलपीजी कहा जाता है, ठीक है। और जैव पदार्थों के अपघटन से बायोगैस का निर्माण होता है। सॉरी, भूगर्भ में मिलने के कारण इसे भंडार सीमित है, ठीक है। प्राकृतिक गैस का भंडार सीमित है और इसके निर्माण में प्रयुक्त कच्चे पदार्थ की भारी मात्रा उपलब्ध है। इसके कारण बायोगैस का निर्माण बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, इसकी मात्रा अधिक हो सकती है क्योंकि मानव निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अधिकांश जूट मिलें
पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है, इसके 4 प्रमुख कारण देखिए। देखो भारत की जो अधिकांश जूट मिलें हैं ना, वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में बहुत है। क्यों बताइए। देखो भारत में अधिकांश पटसन जूट उद्योग पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर स्थित है। पटसन जूट उत्पादक क्षेत्रों की निकटता के कारण जूट मिलों के लिए जूट की पर्याप्त व नियमित आपूर्ति बनी रहती है। इस क्षेत्र में जल परिवहन की अच्छी सुविधा है, सड़कों व रेलवे के जाल से जुड़ा हुआ है और सस्ता जल परिवहन मिलों को पटसन उत्पादक क्षेत्रों से आसानी से जोड़ देता है। इस उद्योग में रंगाई और प्रसंस्करण प्रक्रिया के लिए अधिक मात्रा में जल का प्रयोग होता है, जो हुगली नदी से आसानी से मिल जाता है। सस्ते व कुशल श्रम की स्थानीय स्तर पर उपलब्धता। देखो सस्ते मजदूर चाहिए होते हैं जो कि वहाँ पर मिल जाते हैं, और यहाँ पे मजदूर जो आते हैं उड़ीसा से, बिहार से और उत्तर प्रदेश से भी आते हैं काम करने के लिए। तो ये 4 प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, कह रहे हैं विनिर्माण उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ क्यों कहा जाता है। देखो बेटा 4 कारण हैं। देखो कच्चे माल को अधिक मात्रा में मूल्यवान वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया को वस्तु निर्माण या विनिर्माण कहा जाता है। आपसे पूछ देगा कि भाई विनिर्माण क्या है। 4 प्रमुख कारण क्या है। विनिर्माण उद्योग किसी देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। ठीक। नंबर 2, विनिर्माण उद्योग के द्वारा लोगों के दैनिक जीवनों में काम आने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है। और नंबर 3, विनिर्माण उद्योग के द्वारा निर्मित वस्तुएं देश विदेश में बेचकर विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है, जिससे राष्ट्रीय धन में वृद्धि होती है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की कुछ विशिष्ट समस्याओं का उल्लेख कीजिए। आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि भारतीय रेलवे घाटे में जा रही है। ठीक है। घाटे में क्यों जा रही है, क्योंकि हमारे सिस्टम में कुछ कमियां हैं। पहली कमी क्या है, भारतीय रेलवे की बड़ी समस्या इसके ब्रॉड गेज और मीटर गेज से माल के स्थानांतरण की कठिनाई का होना है। विद्युनीकृत केवल देखो जो इसमें जो ईंधन लगता है बहुत लगता है, और जो रेल चलने वाली है ना इलेक्ट्रिसिटी से, वो सिर्फ 36% है। जब ये 100% हो जाएगी ना कि सारे रेलें विद्युत से चलेगी तो इसका खर्चा कम आएगा। ठीक है। गति एवं भार वाहन की क्षमता की कमी का होना है। कंटेनर सेवा बहुत कम मार्गों पर उपलब्ध है, और रेल पथों एवं रेल इंजनों तथा रेल डिब्बों का जर्जर हालत में होना। रेलों में सफाई, जल, प्रकाश आदि की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। रेल मार्गों का विस्तार धीमी गति से होता है। तो ये सभी प्रमुख कारण हैं जिसके लिए भारतीय रेल व्यवस्था की ये प्रमुख समस्या है, और इसी वजह से ये घाटे में भी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में जनसंचार के साधनों का वर्णन कीजिए। जनसंचार लोगों तक बात कैसे पहुंचाई जाती है वो बताना है। जनसंचार या सार्वजनिक संचार तंत्र सरकार द्वारा नियंत्रित रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, उपग्रह आदि इसके प्रमुख साधन हैं। कुछ समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, जनसभाएं, गोष्ठियां और सम्मेलन भी इसमें सम्मिलित हैं। रेडियो एवं टेलीविजन जनसंख्या के सबसे लोकप्रिय साधन है, जो वर्तमान समय में देश के लगभग अधिकांश घरों में ज्ञान, विज्ञान, मनोरंजन के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ये है भारत में जनसंख्या के साधन कि लोगों में जनसंचार, मनोरंजन, सूचना का आदान प्रदान किस तरीके से होता है, किस प्रकार से होता है, वो आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। केंद्र में औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से मतभेदों की अभिव्यक्ति की विधि अथवा तरीकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो लोकतंत्र में औपचारिक और अनौपचारिक रूप से मतभेदों की अभिव्यक्ति के तरीकों का निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर क्या है, लोकतंत्र में औपचारिक रूप से असंतोष की अभिव्यक्ति को संवैधानिक संस्थाओं, संसद, राज्य विधानसभा, विधानमंडल में अपनी असम्मति अथवा राजनीतिक मतभेदों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कब कोई भी चीज़ पारित होती है, संसद में जाती है, विधानसभा मंडल में जाती है, बहस होता है, ठीक है, सब लोग अपना वोट देते हैं, उसके बाद ही वो चीज़ आगे बढ़ती है। अगर कोई चीज़ गलत है, सही है, उस पर तर्क वितर्क चलते हैं। ठीक है। अनौपचारिक रूप से लोकतंत्र में मतभेदों की अभिव्यक्ति अनेक जन संचार के साधनों जैसे रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, सिनेमा आदि द्वारा किया जाता है। अगर मतभेद होता है, आपने देखा टीवी डिबेट चलते हैं, है ना, जो लोकसभा होती है, नेता जाके भाषण देते हैं, ये खराब है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, मैं अच्छा हूँ, ये विभेद इस तरीके से वो करते हैं।
अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो पहला सिद्धांत क्या है बेटा? कानून सर्वोपरि होता है, कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। यह कानून के शासन में विश्वास करता है। कानून निर्माताओं तथा निर्णयकर्ताओं की जनता के प्रति दबावदेही होती है और यह उत्तरदायी शासन का समर्थन करता है। सभी व्यक्तियों को न्यायपालिका तथा राष्ट्र के संविधान के प्रति आस्था और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय की धारणाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा होती हैं। लोकतंत्र की धर्मनिरपेक्षता जन कल्याणकारी नीतियां और कार्यक्रमों पर विशेष बल देती हैं। तो ये चीज़ होती है लोकतांत्रिक सिद्धांत की महत्वपूर्ण चीज़ें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लोकतंत्र में दबाव अथवा हित समूहों द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो नंबर 1, दबाव समूह जो होता है, ठीक है, दबाव समूह लोगों पे दबाव डालता है। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उस पर, भाई ये गलत है, तो उस पर दबाव डालेगी। कोई भी संस्था होगी, कोई भी चीज़ होगी, उन पर दबाव डालेगी। दबाव समूह अपने हितों के पक्ष में व्यापक प्रचार करके जनमत का निर्माण करते हैं। इसके लिए वे संसार के साधनों का सहारा लेते हैं। जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए दबाव समूह समाचार पत्रों पर नियंत्रण करके उनके माध्यम से अपने हितों का प्रचार करते हैं। अपनी मांगों को मनवाने के लिए ये समूह सरकार पर दबाव डालते हैं और इस संबंध में हड़तालों और प्रदर्शनों का आयोजन भी करते हैं। हड़ताल करते हैं, ठीक है, प्रदर्शन करते हैं। निर्वाचन के समय में ये राजनीतिक दलों का समर्थन करते हैं। जब उनके द्वारा समर्थित उम्मीदवार चुनाव में विजयी हो जाता है तो अपने हितों में कानून बनवाने के लिए दबाव समूह उन पर नैतिक और अनैतिक रूप से जोर भी डालता है। तो ये सब काम करता है दबाव समूह। आगे बढ़ता है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उसमें अलग की विशेषता को बताइए। ठीक है, मिलती जुलती विशेषता क्या है? भारत और बेल्जियम दोनों ही देशों में संघीय लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया गया है। लिखित तथा कठोर संविधान द्वारा शासन की शक्तियों को केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों में विभाजित कर दिया गया है। ये तो बेल्जियम और भारत की मिलती जुलती चीज़ें हैं। जो मिलती नहीं वो क्या है? विशेषता जो मिलती नहीं है। भारत संघीय व्यवस्था में सभी राज्यों की समान स्थिति नहीं है। पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों की स्थिति केंद्र शासित प्रदेशों से सुदृढ़ है। ठीक है, ये विविधता है, जबकि उनमें ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, 1932 ईस्वी के पहले तथा बाद में स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। ठीक है, तो दो अंतर महत्वपूर्ण क्या है? 1992 में पूर्व स्थानीय शासन पूर्ण रूप से राज्य सरकारों के नियंत्रण में थी और स्थानीय शासन नाम मात्र का था, परंतु अब स्थानीय शासन को संवैधानिक स्तर पर प्राप्त है और पहले राज्य सरकार स्थानीय निकायों का चुनाव ठीक समय पर नियमित रूप से नहीं करती थी, परंतु अब इन निकायों के चुनाव ठीक समय पर नियमित रूप से कराना राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, 1992 ईस्वी से पूर्व स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण नहीं था, परंतु अब इन निकायों में महिलाओं के लिए 30% लगभग आरक्षित कर दिया गया है कि 30%, 33% महिलाओं को सीट तो मिलनी ही है, वो आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से 1992 के संविधान संशोधन के किन्हीं 4 बिंदुओं को उल्लेख कीजिए। पहला बिंदु क्या है? स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। नंबर 2, निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। नंबर 3, कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और प्रत्येक राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था को अधिकृत किया गया है। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भाषीय आधार पर भारत में राज्यों का निर्माण कैसे किया गया था? संक्षेप में विवेचना कीजिए। आपने देखा होगा किसी राज्य में पर्टिकुलर एक भाषा ज़्यादा बोली जाती है, जैसे पंजाब में पंजाबी, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में बंगाली, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देखा जाता है भोजपुरी ज़्यादा बोली जाती है। तो ठीक है,
तमिलनाडु में मलयालम, कन्नड़ ये सब चलता है। तो हर प्रदेश में आपने देखा होगा कोई एक ऐसी भाषा होगी जो मेजॉरिटी लोग ज़्यादा बोलते हैं, है ना। तो देखा भारत में राज्यों का निर्माण भाषा तथा संस्कृति के आधार पर किया गया। नए राज्यों के निर्माण के लिए 1950 के दशक में भारत के अनेक पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गईं। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा को बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया तो कुछ राजनेताओं को यह भय था कि कहीं ये भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा ना बन जाए। राज्यों का भाषा के आधार पर गठन एवं पुनर्गठन यह अनुभव कराता है कि भाषावर राज्यों का निर्माण ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। आपने ये देखा होगा कि ये विभाजन करने के बाद कि जो जिस जगह पर ज़्यादा बोली जाती है तो वो ऐसा करने के बाद जो एकता है वहाँ की वो ज़्यादा और मजबूत हुई है ना। अगला क्वेश्चन है, उन तत्वों की विवेचना कीजिए जो भारत की अनेकता में एकता का प्रदर्शन करते हैं। सांस्कृतिक एकता, पहला पॉइंट, ये भारत में ना अनेक प्रकार की संस्कृतियों का अस्तित्व है, परंतु उन सभी के मूल में सहनशीलता, करुणा, प्रेम, अहिंसा, स्वतंत्रता और शांति जैसे तत्व निहित हैं। राष्ट्र के सभी लोग इन तत्वों अथवा मूल्यों का सम्मान करते हैं। जैसे मैं हिंदू हूँ तो मैं बाकी धर्मों का सम्मान करता हूँ, है ना। ये नहीं कि भाई मैं हिंदू तो मेरे ही त्यौहार मनाए जाएंगे, बाकी लोगों को कुछ हक नहीं है, ऐसा नहीं है। और सब में ये भावना होनी चाहिए यार, हम हिंदू मुसलमान इन सबसे पहले क्या है, एक मानव है। और मानव में क्या होता है, मानवता होनी चाहिए। और भगवान ने मानव बनाया, बाद में हम सब ने ये धर्म वगैरह में बांट दिया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। यह भी सत्य है कि प्रत्येक भारतीय में साहित्य, कला, दर्शन तथा प्राकृतिक दृश्यों के प्रति लगाव है। हर कोई व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से, है ना। उनको किसी को गाने का शौक है, किसी को लिखने का शौक है, तो हर चीज़ में पार्टिसिपेशन होता ही है, ठीक है। भाषा की एकता, यद्यपि भारत क्षेत्र के आधार पर अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। वैदिक काल में भारत में मात्र संस्कृत भाषा बोली जाती थी। एकदम पुराने समय में ना भारत में सिर्फ एक ही भाषा थी और वो थी संस्कृत। लेकिन अब देखो हर जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है। अनेक भाषाओं के बोलने वाले व्यक्ति होने के बावजूद संपूर्ण भारत के प्रत्येक क्षेत्र के निवासी हिंदी भाषा का ज्ञान रखते हैं। 60% से अधिक लोग इस भाषा को लिख और पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो हिंदी भाषा है, देखो मैं बंगाली हूँ, ठीक है, मुझे बंगला आती है, लेकिन मुझे बंगला से भी ज़्यादा क्या आता है, हिंदी आता है। हिंदी बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ। हिंदी के अलावा मुझे पंजाबी आती है, भोजपुरी भी मुझे आती है, हालांकि समझ पूरा लेता हूँ, बोलना थोड़ा बड़ा आता है, ये चीज़ है। लेकिन कई भाषाओं का ज्ञान है, तो ये अच्छी बात है। मुझे भी कई भाषाओं का ज्ञान है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा अच्छा किस में हूँ, हिंदी में हूँ। मैं बंगाली हूँ, मुझे बंगाली समझ में आती है, लेकिन मैं लिख पढ़ नहीं सकता, बताओ। लेकिन मुझे हिंदी पूरी आती है, मैं लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो हिंदी हमारे लिए राष्ट्रभाषा का काम करती है और लोगों को जोड़ने का काम भी हिंदी कर रही है, ठीक है। धर्मों के मध्य एकता, भारत के एक बहुधर्मी राष्ट्र होने के बावजूद भी यहाँ पर धार्मिक एकता देखने को मिलती है। हमारी संस्कृति धार्मिक स्वभाव तथा धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित रही है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति हमारे धर्म को सम्मान के साथ देखता है और उसका सम्मान करता है। सभी नागरिक के हृदय में मानवता डालता है। अब देखो बेटा, जो आपके आसपास में जो चीज़ चलती है ना, वो पॉलिटिकल पार्टीज कराती हैं कि भाई इस धर्म के लोगों को ये खराब है, वो खराब है, लोगों के मन में फूट डालती है। और ये अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को हटा दें अपने लाइफ से, तो आप देखोगे कि सब एक जैसे हैं। जब आप छोटे थे, आपका दोस्त हिंदू है, मुस्लिम है, पंजाबी है, सिख है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता था, सब एक जैसे थे। आपको पता भी नहीं था कि ये चीज़ का कुछ होती है करके। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, इन लोगों से मिलते गए, इनकी विचारधाराएं हम सुनते गए और उनका प्रभाव पड़ता है। आप देखो, गलत नहीं हो, अगर आप गलत संगति में घूमोगे तो उनका 40% प्रभाव आप पे पड़ता है, ठीक है। तो हमारे में आपस में जो फूट डालने का कार्य करती है ना, और यही पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, इनके एजेंडे चलते हैं, यही लोग करते हैं सब कुछ। अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह अथवा हित समूह से आप क्या समझते हैं, इनके प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। दबाव समूह के बारे में अभी हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है, इसके क्या कार्य होते हैं वो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब हम अभी पढ़ के आए हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स अभी हमने पढ़े हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था ने प्रजातंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है, स्पष्ट कीजिए। देखो, बहुदलीय व्यवस्था, भारतीय बहुदलीय व्यवस्था, भारत विभिन्नताओं का देश है। विश्व में ऐसा अन्य कोई देश नहीं जहां भारत जैसी विविधताएं पाई जाती हैं। भारत में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों के व्यक्ति निवास करते हैं जिन्हें हित एक दूसरे से भिन्न है। ऐसी परिस्थिति में एक दलीय या द्विदलीय प्रतिनिधि प्रणाली सभी के हितों का पूरा नहीं कर सकती। अब देखा जाता है कि जैसे सपोज करो यहाँ कोलकाता में चुनाव हो रहा है और वहाँ से सिर्फ बंगाली कैंडिडेट खड़े हैं, है ना, तो लोग ज़्यादा उनको वोट देते हैं। और कभी कभी सपोज करो कोई दूसरी पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं, उनको वोट मिला है लेकिन कम मिला है। अब वो अगर अपनी पार्टी बनाने चाहते हैं तो एक पार्टी से नहीं बन पाता है, ठीक है ना, तो एक पार्टी दूसरे तीन चार पार्टी या कई सारी पार्टी को मिलाकर एक बहुमत जुटाती है और फिर दावा करती है कि हमारी सरकार बनाई जाए, ठीक है। तो यही व्यवस्था है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है, इसकी 4 विशेषताएं बतानी है। लोकतंत्र, लोकतंत्र लोगों के लिए, ठीक है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, ठीक है। देखो, आप ही वोट देते हो, आप ही अपने प्रतिनिधियों को चुनते हो, कोई खुद से नहीं चुन के आते हैं, आप चुन के भेजते हो, ठीक है। और उनकी सैलरी भी आप देते हो, आप टैक्स देते हो, ठीक है। बेटा, इस साल मैंने पता है कितना टैक्स दिया है, आप सोच नहीं सकते। मैंने इस साल इतना टैक्स दिया है। किसी सरकारी पदाधिकारी, है ना, प्रोफेसर की इतनी सैलरी नहीं होती है पूरे साल की जितना मैंने टैक्स दिया है सिर्फ। तो ये बच्चों, आप लोगों को प्यार और सपोर्ट है। मैं तो चाहता हूँ कि हर व्यक्ति टैक्स दे। मैं चाहता हूँ जितना टैक्स मैंने दिया है ना, इसका 10 गुना टैक्स और दे पाऊँ। भारत की ग्रोथ में मेरा भी एक हिस्सा है, इसके लिए मैं सौभाग्यकारी मानता हूँ। और इसके लिए बेटा आपका सपोर्ट है, आपका प्यार है, जो मैं आज ऐसा कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में मैं 5 करोड़ 10 करोड़ टैक्स दूँ, ठीक है। तो इस काबिल मुझे बनना है, इस काबिल आपको मुझे बनाना है। और मैं चाहता हूँ मेरा हर एक बच्चा इस काबिल बने कि वो करोड़ों रुपए टैक्स दे, ठीक है। तो 4 कारण क्या है? लोकतंत्र नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता को बनाए रखता है, उनको उचित सम्मान भी प्रदान करता है। लोकतंत्र सहमति का शासन है और लोकतंत्र में जनता यह अनुभव करती है कि वह स्वयं अपने ऊपर शासन कर रही है और लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार के साथ पूर्ण सहयोग करते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में कानून जन इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप होते हैं। कानून जनता की इच्छाओं के अनुसार बनाए जाते हैं। यदि जन विरोधी कानूनों का निर्माण करती है तो जनता को ऐसे कानूनों का विरोध करने का भी अधिकार है। लोकतंत्र नैतिकता आदर्श पर बल देता है, अतः लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीकों से करती है। लोकतंत्र विश्व शांति, मानवता, प्रेम के मार्ग को प्रशस्त करता है। तो बेटा मैं थोड़ा सा वो वर्ड बोला क्योंकि थोड़ा मेरे मन में आ गया। एक समय ऐसा था कि मेरे पास कहीं जाना होता ना, उसके पैसे नहीं होते थे। 5 रुपये से मैं जाता था आता था, ठीक है। और बहुत ऐसे दिन देखे हैं ना, रो रो के दिन गया है। और मैं 5 साल बीमार भी रहा हूँ, आपको पता नहीं है। लोगों से भीख मांगना पड़ा, अपने रिश्तेदारों से, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की। वो दिन भी थे, क्या दिन थे। और आज आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ, ठीक है। एक टाइम था जब 5,000 रुपये लोगों से मांग के भी नहीं मिला, और आज मैंने इतने लाख रुपए टैक्स में दिए हैं। तो ये जो जर्नी है बेटा, जो स्ट्रगल होता है ना, स्ट्रगल करने से कभी नहीं घबराना है। हमेशा अपने मन में एक बात याद रखना, अगर आप आज मेहनत कर रहे हो ना, दिल से मेहनत कर रहे हो, भले ही आज आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, 5 साल बाद 10 साल बाद आप सक्सेसफुल ज़रूर बनोगे, लेकिन गिव अप नहीं करना है। अपने जिस भी चीज़ पे आप है ना, लगे रहो, बस मेहनत करते रहो। सक्सेस आपको आज नहीं मिलेगी, तुरंत कभी नहीं मिलता है। और जो चीज़ तुरंत मिले ना, वो टिकती भी नहीं है। तो अगर कोई चीज़ आपके लिए वेट करवा रही है ना, तो वो चीज़ आपके साथ लास्ट तक रहेगी। और जो चीज़ के लिए मेहनत करो ना, उसका घमंड कभी मत करो, क्योंकि घमंड करोगे भगवान देख रहा है ऊपर से। अगर आपको वो ऊपर ले सकता है तो आपको वहाँ से वो गिरा भी सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके मन में हमेशा होना चाहिए। मतलब ये अहंकार नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का, ना पढ़ाई का, ना पैसे का, ना किसी भी चीज़ का, क्योंकि वो अहंकार कभी नहीं टिकता। रावण अहंकार से इतना बड़ा विद्वान ज्ञानी नहीं टिक सका, तो हम क्या चीज़ हैं, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। अगला क्वेश्चन है, शिकायतों को लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण किस प्रकार माना जाता है? 4 तथ्यों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो पहला तथ्य क्या है? लोकतंत्र से
की गई अपेक्षाओं को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिलना प्रारंभ होता है तो वे और लाभों की मांग करने लगते हैं। वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। ठीक है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों की काम काज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है। अब अंधे भी नहीं बनना है कि भाई तुमने किसी पार्टी को चुना है और वो काम हम कुछ नहीं कर रही, बैठी पड़ी है हवा हवा में है ना। आपने किसी को चुन के ही क्यों ना भेजा हो, वो काम करनी चाहिए। ठीक है, आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आलोचना सबकी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताए कि ये क्वेश्चन हमने पहले ही पढ़ लिया था स्टार्टिंग में, ये दोबारा रिपीट हो गया है। लोकतंत्र की 3 चुनौती क्या है बेटा? पहला है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता धर्मात्मा को जन्म देती है, जिससे समाज में अनेक प्रकार के उपद्रव दंगे होते रहते हैं। ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम ये सब कराते रहते हैं। दूसरा है जातिवाद। जातिवाद जातियों के आधार पर समाज का विभाजन कर देती है। समाज में छुआछूत ऊंच नीच की भावना को व्यक्त हो जाती है। तो ये एक बड़ी समस्या है। अगली समस्या जो है वो निरक्षरता। ये जो जातिवाद है, ठीक है, और ये जो सांप्रदायिकता है, ये उनमें ज़्यादा होती है जो निरक्षर होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। पढ़े लिखों में लोगों में ये चीज़ कम पाई जाती है, अभी भी पाई जाती है। पढ़े लोगों, आजकल देखा गया है पढ़े लिखे लोगों में भी यही चीज़ बड़ी बड़ी है, और ये समाज के जो बुरे लोग हैं वो डालते हैं। तो अगर आप शिक्षित हैं, निरक्षरता लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। निरक्षर व्यक्ति अपने दायित्वों, कर्तव्य और अधिकारों का सही प्रयोग नहीं कर सकता, और यह मतदान प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। इसलिए हमेशा बेटा ये प्रण लेना है कि आप हो तो आप अपने बच्चों को शिक्षित ज़रूर करोगे, और आपको भी एक अच्छी शिक्षा लेनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत में गरीब लोग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है? ठीक है, सबसे बड़ा कारण है भारत के व्यक्तियों का भाग्यवादी होना। लोग सोचते हैं, अरे अभी भी हम हाथ दिखाते हैं कि भाई हम अपना भाग्य खुल जाएगा। भाग्य ऐसे ही नहीं खुलता। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, तो भाग्य नहीं खुलेगा कभी भी। आपके हाथों में लकीर में लिखा है कि आप बहुत ज़्यादा अमीर बनोगे, तो काम नहीं करोगे तो अमीर कहाँ से बनोगे यार? काम जब करोगे तब भगवान भी तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है, बिना काम के कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन में भारत के लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों को चौपट कर दिया था, इसलिए भारत में गरीबी और बेरोजगार निरंतर बढ़ती चली गई। ठीक है, ये भी एक कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम होते हैं। व्यक्ति अधिकांश कृषि मजदूरी करते हैं और उनकी आय बहुत अधिक नहीं होती है। निरक्षरता, परिवार का बड़ा आकार, उत्तराधिकार कानून और जाति व्यवस्था कुछ ऐसे सामाजिक कारण हैं जिनसे गरीबी से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या कम नहीं हो पाती। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों के लिखिए। ठीक है, तो महिलाएं की जो दयनीय स्थिति आप देख रहे हैं, इसके लिए कोई 3 कारण आपको बताने हैं। पहला, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमज़ोर माना जाता है और उन्हें सिर्फ घर के काम के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए ही लिखा जाता है। ठीक है, ये बड़ी पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पुत्री की तुलना में पुत्र को अधिक महत्व दिया जाता है, और पुत्री के जन्म पर परिवार वाले खुशी व्यक्त नहीं करते और उनको पढ़ाते भी नहीं है अच्छे से। महिलाओं पर दहेज लाने के लिए तो दबाव डाला जाता है। दहेज की मांग पूरी करने के लिए महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या की जाती है। ये सभी चीज़ें हैं बेटा। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? जो यूएनडीपी का लोगो आप देख पा रहे हैं ना, और ये वर्ल्ड बैंक में है, इनसे किस प्रकार भिन्न है वो आपको बताना है। देखो, विश्व बैंक का जो विकास मापने का मापदंड है वो है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, किसका? द वर्ल्ड बैंक का। ये महत्वपूर्ण होते हुए भी ये मापदंड विकास मापने का एक पर्याप्त दोषपूर्ण है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना करते समय प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ लोगों के शैक्षिक और स्वास्थ्य स्तर को आधार बनाती है। देखो,
जो यूएनडीपी होती है ना, वो प्रति व्यक्ति आय भी देखती है, लेकिन साथ साथ मानव विकास, स्वास्थ्य रेट क्या है वहाँ का, वो चीज़ भी मापती है। अब खुद आप सोच लो, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन आप अस्वस्थ हो, तो उस पैसे का कोई मूल्य नहीं है, ठीक है ना। तो यूएनडीपी प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ स्वास्थ्य देखती है, ठीक है, ये सब चीज़ें भी देखती है। शैक्षिक वहाँ की दर कितनी है, लोग कितने ज़्यादा शिक्षित हैं, ये सब मापदंड देखती है। तो यूएनडीपी द्वारा अपनाए गए विकास के क्या मापदंड है? सबसे पहला प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय आयु, संभावितता, 15 वर्षों की जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी है, 3 स्तरों पर सकल नामांकन अनुमानित, ये सब क्या है? तो ये सब देखा जाता है कहाँ भाई? यूएनडीपी में। क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों की प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या कीजिए। देखो, आर्थिक गतिविधियों को प्रायः 3 श्रेणियों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक, ठीक है। प्राथमिक में आ जाता है कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, वनारोपण, ये आता है। द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है विनिर्माण, और तृतीय क्षेत्र में आ जाता है सेवा संबंधी गतिविधियां। यह वर्गीकरण अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि इसके द्वारा हमें विकास के साथ साथ व्यावसायिक स्थिति के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होता है। इसके द्वारा हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। कौन कौन सी? विभिन्न लोग अथवा समूह द्वारा की गई आर्थिक कार्यवाहियों और राष्ट्रीय आय में उनका योगदान क्या है, ये जानने को मिलता है। उसके साथ सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का क्या योगदान है, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार का क्या लेखा जोखा है, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या कितनी है, और आर्थिक गतिविधियों का स्पष्ट विभाजन कैसे कैसे हो रहा है प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र में, वो जानकारी हमें मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा क्षेत्रक 2 विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करते हैं, ये लोग कौन हैं? तो प्रथम वर्ग में वे लोग आते हैं जिनकी सेवाएं प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करती हैं। यह सहायता प्राथमिक एवं द्वितीय लोगों के क्षेत्रकों को प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए परिवहन के साधनों, ट्रक और रेलगाड़ियों की आवश्यकता होती है तथा वस्तुओं के भंडारण के लिए गोदामों की आवश्यकता होती है। टेलीफोन पर वार्ता उत्पादन एवं व्यापार में सहायक होती है, और संवाद बैंकों से ऋण सुविधाओं लेने के लिए आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से निर्भर हैं, ठीक। द्वितीय वर्ग में क्या होता है? कुछ ऐसे सेवा प्रदाता आते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करते, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वकील, प्रशासन, लेखा कर्मियों की सेवाएं इसी वर्ग में आती हैं। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं भी हैं, जैसे कि इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये भी अब महत्वपूर्ण हो चुकी हैं हमारे लिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। कह रहे हैं प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की गणना हम कैसे करते हैं, कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं? देखो, हम प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं सेवाओं की गणना करने के लिए सभी वस्तुओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग करते हैं। अर्थात तीनों क्षेत्रकों की वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना करने के बाद उनका योगफल प्राप्त कर लेते हैं, और किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रकों के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी भी वर्ष विशेष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं को सेवाओं का मूल्य देता है, ठीक है। यदि किसानों को सिंचाई व विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी? देखो, किसानों को सिंचाई व विपणन सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए तो रोजगार और आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। कुएं, तालाब, ट्यूबवेल, पानी की टंकियों आदि से प्लम्बरों, कारीगरों, मजदूर आदि को रोजगार मिलेगा। किसान वर्ष में एक से अधिक फसल ले सकेगा। सब्जियां, फल फूल, कृषि का विस्तार होगा। कृषि पर आधारित कुटीर उद्योग, डेयरी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, इनका भी विकास होगा। विपणन सुविधाएं मिलने से किसान अपनी उपज को विपणन केंद्रों में ले जाकर उचित मूल्यों पर बेच सकेंगे।
कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए आवश्यक आदाओं को उचित मूल्य पर खरीद सकेंगे। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और आय में भी वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्रकों के श्रमिकों के संरक्षण के उपाय लिखिए। जो असंगठित क्षेत्र है ना, उस पर बात करनी है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को संरक्षण एवं सहायता की अत्यधिक आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों और फसल बंटाईदारों और कारीगरों से रचित होता है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे सीमांत किसानों की श्रेणी में आ जाते हैं और इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरणों, साख भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, तभी इनका थोड़ा भला हो पाएगा। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेताओं का काम करने वालों, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों, वस्त्र निर्माण करने वाले और कबाड़ उठाने वाले से रचित है। इन्हें शिक्षा, चिकित्सा व आवास सुविधाओं के साथ सरकारी मदद भी दी जानी चाहिए। लघु उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के वितरण के लिए सरकारी सहायता भी दी जानी चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है। मजदूरी, सुरक्षा और व्यवस्था उदाहरण सहित समझाइए। तो अभी मैंने जो क्वेश्चन बोला ना बेटा, उसी पर आधारित ये चीज है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं, संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखो, रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को दो क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इसे लोगों के नियोजित होने के आधार पर देखा जाता है, अर्थात उनके काम करने की शर्तें क्या हैं, क्या कोई नियम और विनिमय है जिसका उनके रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जाता है। ये दो क्षेत्र हैं, एक संगठित होता है और एक असंगठित क्षेत्र होता है। ये क्या होते हैं बेटा? संगठित क्षेत्र के वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है, और ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और इन्हें सरकारी नियमों विनियमों का अनुपालन करना होता है। ठीक है, जो सरकार द्वारा होते हैं वो संगठित क्षेत्र का है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, इन नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान, ये सब उल्लेख किया गया है। यह क्षेत्र संगठित क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सूक्ष्म और औपचारिक प्रक्रिया एवं क्रियाविधि होती है। इसके रोजगार की सुरक्षित होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रोजगार आपकी सुरक्षित रहती है, काम के घंटे निश्चित होते हैं और अतिरिक्त काम करने के लिए अतिरिक्त वेतन मिलता है तथा कर्मचारियों को कार्य के दौरान एवं सेवानिवृत्ति के बाद भी अनेक सुविधाएं मिलती रहती हैं। ठीक, असंगठित क्षेत्र के विपरीत असंगठित क्षेत्र छोटी और बिखरी हुई इकाइयां अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। ठीक है, इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं किंतु उनका अनुपालन नहीं होता। ये अनियमित एवं कम वेतन वाले रोजगार होते हैं। इनमें ना तो सेवानिवृत्ति अवकाश का कहीं अवकाश भी नहीं मिलता और ना ही रोजगार की कोई सुरक्षा होती है। तो ये असंगठित क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन है साख। ठीक है, साख से आप क्या समझते हैं? आपकी समझ में गरीब परिवारों की तुलना में अमीर परिवारों की औपचारिक साख का हिस्सा अधिक क्यों होता है? देखो, साख क्या है बेटा? साख वह विश्वास या भरोसा है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति या संस्था उधार या कर्ज के रूप में लेन देन करती है। ठीक है, बाद में समय पर संबंधित भुगतान मुद्रा के रूप में कर दिया जाता है। ठीक, और गरीब परिवारों की तुलना में अमीर परिवारों की औपचारिक साख का हिस्सा अधिक इसलिए है क्योंकि उनके पास समर्थक ऋणाधार होता है। गरीबों के लिए सहायता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो गरीब परिवार क्या होता है ना, वो सरकारी समूह वगैरह के बारे में नहीं जानती। आपको पता है जो बैंक्स वगैरह में लोन मिलता है वो बहुत कम मिलता है, और लोन मिलता है जो उनकी जो ऋण दर होती है वो कम होती है। गरीब परिवार इनके बारे में जानते नहीं है। तो ये जो बनाई गई है ना सहायता समूह, ये सहायता समूह इसलिए बनाया जाता है कि जो गरीब
परिवार या किसान जिसको ऋण की आवश्यकता है ना, तो उनको वो दे सके पैसे कम ब्याज पर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है, यह जरूरी क्यों है? देखो, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखता है, इससे बैंकों की गतिविधियां नियमित एवं नियंत्रण में हो जाती हैं। वे मनमानी नहीं कर सकते, यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। जैसे पहला, बैंक अपनी जमाओं का एक न्यूनतम निर्धारित हिस्सा अपने पास रखते हैं। बैंक निर्धारित नीति के अंतर्गत ही ऋण दे रहे होते हैं। ऋणों पर ब्याज दर केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, इन चीजों पर वो नियंत्रण रखता है। बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण उपलब्ध नहीं करा सकती, अपितु छोटे किसानों, छोटे उद्योगों और छोटे कर्जदारों को भी ऋण दे रहे हैं, ये देखना जरूरी है। जमा राशि, ऋण राशि, ऋण भागी और ब्याज दर के संबंध में बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक को समय समय पर सूचना देनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा क्या है, विनिमय के माध्यम के रूप में इसका उपयोग कैसे किया जाता है। ये आप देख सकते हैं बच्चों, मुद्रा है ना, आपने डायलॉग सुना है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो व्यापक क्षेत्र में विनिमय के माध्यम में मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों के मान एवं मूल्य के संचय के साथ रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। आपको कुछ खरीदना है, आपने 2 किलो चावल खरीदा, कितने 40 रुपए दे दिए, तो एक चीज के बदले आप मुद्रा दे रहे हो। ठीक है, तो ये मुद्रा होती है, विनिमय का एक माध्यम है। मुद्रा ने विनिमय के कार्य को सरल एवं सुविधापूर्ण बना दिया है। वर्तमान में सभी वस्तुएं और सेवाएं मुद्रा के माध्यम से ही खरीदी और बेची जाती हैं। पहले क्या होता था, अगर तुम्हें चावल चाहिए, भाई मुझे 2 किलो चावल चाहिए, तो 1 किलो तुम्हें अनाज देना पड़ेगा, कुछ तुम्हें दाल देना पड़ता था, कुछ चीज़ के बदले कुछ चीज़ लेते थे। लेकिन आज हमें सारा कुछ जो खरीदना होता है वो मुद्रण के होता है। भाई 1 किलो चावल लोगे 20 रुपये चाहिए, है ना, 1 किलो गेहूँ लोगे 15 रुपये चाहिए। तो ऐसे सब चीज़ों को जो क्रय विक्रय होता है वो मुद्रण के द्वारा होता है, तो इससे आसान हो गया है। श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? ठीक है, जो लेबर लॉ है ना, उसमें अगर लचीलापन होगा तो कैसे मदद करेगा? कंपनियां श्रमिकों को अपनी शर्तों पर रोजगार देंगी। कंपनियां मजदूरों को उत्पादकता से संबंध कर सकती हैं। बड़ी विदेशी ताकतों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व देश के केंद्र एवं राज्य सरकारों के सहयोग एवं समर्थन के कारण श्रम संगठन कमजोर बन जाएंगे और वे कंपनियों पर अनुचित दबाव नहीं डाल सकेंगे। कंपनियां आवश्यकता अनुसार श्रमिकों को नियुक्त कर सकेंगी और आवश्यकता ना होने पर उन्हें नौकरी से बाहर निकाल देंगी, और ऐसा होता भी है यार यहाँ पर। ठीक है, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों पर श्रम कानून लागू नहीं होते। ऐसी कंपनियां मजदूरों को वे सब सुविधाएं नहीं देती जो संगठित क्षेत्र में कार्यरत कंपनियां देती हैं। विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके क्या कार्य हैं? देखो, 30 अक्टूबर 1947 को विश्व के अनेक देशों ने गेट नामक एक बहुउद्देशीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तब से लेकर दिसंबर 1994 ईस्वी तक गेट के अंतर्गत वार्ताओं के 8 दौर संपन्न हुए। गेट का 8वां दौर बहुचर्चित एवं विवादास्पद रहा, क्योंकि इसमें वस्तुओं के व्यापार के साथ साथ सेवाओं, बौद्धिक संपदाओं आदि के सम्मिलित किए जाने के लिए विकसित देशों की ओर से काफी दबाव पड़ा। अंततः 15 अप्रैल 1995 को मोरक्को जिसे बोलते हैं, मोरक्को में समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके द्वारा नए विषयों को भी विश्व व्यापार के क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया और विश्व व्यापार संगठन WTO की संस्था की गई। और ठीक है, कहाँ चला गया? विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 से कार्य आरंभ किया और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। वर्ष 2015 में विश्व व्यापार संगठन की सदस्य संख्या 164 हो गई है और अफगानिस्तान इसका 164वां सदस्य बन चुका है अब। ठीक, कार्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन के कुछ कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो पहला कार्य, विश्व व्यापार समझौता एक बहुउद्देशीय और बहुवचनीय समझौताओं के कार्यान्वयन, प्रशासन, परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करता है। व्यापार,
प्रशुल्क से संबंधित किसी भी भावी मसले पर सदस्यों के बीच विचार विमर्श करते हुए एक मंच के रूप में कार्य करता है। विवादों के निपटाने से संबंधित नियमों और प्रक्रिया को प्रशासित करता है। व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित नियमों एवं प्रावधानों का लागू करना, वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण से अधिक सामंजस्य भाव लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से सहयोग करना और विश्व संसाधनों और अनुकूलतम प्रयोग करना, ये सब WTO के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज 20 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा? अपने उत्तर का कारण दीजिए। वैश्वीकरण क्या है भाई? वैश्वीकरण होता है विभिन्न देशों के मध्य होने वाला व्यापार, ठीक है, तो ये है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण क्या है? निस्संदेह भविष्य में भी वैश्वीकरण जारी रहेगा। आज से 20 वर्ष बाद संपूर्ण विश्व एक बड़े बाजार के रूप में दिखाई देगा, ठीक है। आज नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था विकसित हो रही है। उदारीकरण के साथ साथ वैश्वीकरण को अपना लिया गया है, ठीक है। संपूर्ण विश्व सिमटता जा रहा है। बहुराष्ट्रीय निगमों और विश्व भर में विस्तार विभिन्न बाजार को एक दूसरे के साथ निकट ले आए हैं। सुदृढ़ आधारिक संरचना, तीव्र औद्योगिकरण और कृषि क्रांति के लिए विदेशी पूंजी एवं श्रम की गतिशीलता बढ़ गई है। कुशल एवं अकुशल श्रमिक विश्व भर में फैल जाएंगे। प्रतिस्पर्धा भारत के लोगों को कैसा लाभ हुआ? प्रतिस्पर्धा से भारत के लोगों को क्या लाभ हुआ? प्रतिस्पर्धा जो होती है, जैसे आपने देखा होगा, जब जियो आई तो बाकी जो कंपनियां थी, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, इनके भी प्लान्स के रेट्स कम हो गए। तो प्रतिस्पर्धा हर सेक्टर में होना जरूरी है, इससे आम लोगों को फायदा मिलता है, ठीक है। तो उपभोक्ताओं को उत्तम कोटि की वस्तुएं कम कीमत पर उपलब्ध होने लगती हैं। पहला फायदा तो यही होता है, जो कि सबसे जरूरी है। विभिन्न प्रकार की कंपनियों के विस्तार के लिए नए नए अवसर सृजन किए हो जाते हैं। अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया है और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है, ठीक है। विगत वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है। उन क्षेत्रों में जहां नए उद्योग स्थापित हुए हैं, रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होने लगे हैं। इन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली कंपनियों का भी बहुत सहारा मिलता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सरकारें अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास क्यों करती है? हर सरकार चाहती है कि बाहरी निवेश उसके कम देश में ज़्यादा हो। बाहरी निवेश होगा तो बाहरी पैसा आएगा, ठीक है। इससे क्या होता है? घरेलू बचतों की कमी को पूरा करने के लिए, पहला, वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर में अधिक प्रभावशाली ढंग से भागीदारी करने के लिए, देश में नए नए उद्योगों की स्थापना करने के लिए, देश में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास करने के लिए। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सभी चीज़ें उत्तरदायी होती हैं विदेश उनको आकर्षित करने के लिए। न्यायपूर्ण वैश्वीकरण के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार सभी लोगों के लिए हितों का संरक्षण करे। सरकार यह सुनिश्चित करे कि श्रमिक कानूनों का उचित रूप से उनका अधिकार मिल रहा हो। सरकार छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद करे जब तक कि उन्हें उनके बीच प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम ना हो जाए। आवश्यकता पड़ने पर सरकार व्यापार व निवेश अवरोधकों का प्रयोग करे। आवश्यकता होने पर सरकार न्याय संगत नियमों के लिए भी विश्व व्यापार संगठन से समझौता करे, ठीक है। ये चीज़ उनको करनी जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ता अदालत में क्या अंतर है? ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है और जागो ग्राहक जागो, देखा होगा, है ना। उपभोक्ता संरक्षण परिषद एक संगठन है जिसका गठन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। यह परिषद स्थानीय और तौर पर नागरिकों के सहयोग से व्यापारियों, उत्पादकों और वितरकों आदि के अनुचित व्यवहार से जुड़ी गतिविधियों को रोकती है। इसके विपरीत उपभोक्ता अदालतों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी के विरुद्ध न्याय दिलाना है। भारत में इनका गठन 3 स्तरों पर किया गया है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राज्य आयोग एवं केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग। इन्हें अनुचित गतिविधियों के विरुद्ध उत्पादकों, विक्रेताओं, वितरकों को सजा देने के संबंधी असीमित अधिकार प्राप्त है, ठीक।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की, जिन्हें सामान्यतः उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। ये उपभोक्ताओं का नाम मार्गदर्शन करती है और कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं। बहुत से अधिक अवसर पर ये उपभोक्ता अदालत में व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व भी करती है। ये स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में मैंने आपको 64 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।